हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। आज के वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का डिस्कशन करेंगे। आप सभी को पता है रिसेंटली हमारी इंडिया की नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो गई है। उसके विषय में हम कोशिश करेंगे कि जो MCQ फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका हम जवाब दे पाएँ, इसीलिए ये वीडियो लेक्चर बनाया गया है। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। रिसेंटली PM ने आज़ाद भारत की कौन सी एजुकेशन पॉलिसी अनवील की है। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आज़ाद भारत की थर्ड यानी तीसरी एजुकेशन पॉलिसी अनवील कर दी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये आज़ाद भारत की थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले दो एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी हैं। फर्स्ट कब आई थी? 1968 में। कोठारी कमेटी की रिकमेंडेशन पर फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में। किसकी कौन सी कमेटी थी? कोठारी कमेटी। सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी। देखिए, राजीव गांधी गवर्नमेंट में एजुकेशन रिफॉर्म हुए थे, उसी के दौरान 1986 में सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी। अब वापस आफ्टर 34 ईयर्स यानी 34 वर्षों के बाद ये थर्ड एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। दो कमिटीज़ इससे रिलेटेड हैं, जो आपकी NEP 2020 है। दो कमिटीज़ की वजह से ये बनी है। पहली कमेटी 2016 में बनाई गई थी, TSR सुब्रमण्यम कमेटी। TSR सुब्रमण्यम कमेटी ये हमारे फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी थे, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने से पहले ही इनका निधन हो गया, तो एक और कमेटी बनानी पड़ी। 2019 में के कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई गई। तो के कस्तूरी रंगन कमेटी की सिफारिश पे ही हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आधारित है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आज़ाद भारत की हम लोगों ने डिस्कशन कर ली। फर्स्ट 1968, सेकेंड 1986 और थर्ड 2020। आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन के लिए दो बड़े रिफॉर्म हैं, आप याद रखिएगा। 1813 में चार्टर एक्ट पास हुआ। उस चार्टर एक्ट में पहली बार ऐसा कहा गया कि इंडिया में एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन कभी ये खर्च नहीं हुए। उसके बाद 1833 में अगला चार्टर एक्ट आया। उस दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिक इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक कमेटी बनाई एजुकेशन पे। उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? थॉमस बेबिंगटन मैकाले। कौन? थॉमस बेबिंगटन मैकाले। 1835 में ब्रिटिश इंडिया में पहली एजुकेशन पर अगर कोई कमेटी बनी थी तो उसके अध्यक्ष थे थॉमस बेबिंगटन मैकाले। इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी और इन्होंने रिकमेंडेशन दिए। उसके बाद 1854 में ये वुड्स डिस्पैच, तो आप सभी ने सुना होगा वुड्स डिस्पैच, जिसको इंग्लिश एजुकेशन का इंडिया में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वुड्स डिस्पैच और मैकाले कमेटी, इन दोनों को आप याद रखिएगा। ये आज़ादी के पहले की हैं और आज़ादी के बाद की हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। इंडिया के फर्स्ट HRD मिनिस्टर कौन बने थे? तो एजुकेशन मिनिस्टर तो सभी को याद होगा। HRD मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? इंडिया के फर्स्ट HRD मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव। तो आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलकर ये इंडिया के फर्स्ट गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, जो नेहरू गांधी परिवार से नहीं थे। कांग्रेसी तो थे ये, लेकिन नेहरू गांधी परिवार से नहीं थे, जिन्होंने अपना फुल टाइम कवर किया था, नहीं 5 ईयर। तो PV नरसिम्हा राव इंडिया के फर्स्ट HRD मिनिस्टर थे। जब आज़ाद हुआ इंडिया तो उस समय कोई HRD मिनिस्ट्री थी ही नहीं, एजुकेशन मिनिस्ट्री थी। और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। फिर मैंने आपको बताया राजीव गांधी गवर्नमेंट में 1985 में HRD मिनिस्ट्री का गठन हुआ और इंडिया के फर्स्ट HRD मिनिस्टर कौन बन गए? PV नरसिम्हा राव। तो ये फैक्ट नोट कर लीजिएगा, दोनों एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए, जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020, इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने का टारगेट क्या है? 2040 यानी 2040 तक इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और इतना टाइम क्यों ले जा रहा है? क्योंकि जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। आप सभी को पता है, स्टेट लिस्ट होता है, सेंट्रल लिस्ट होता है, कॉन्करेंट लिस्ट होता है। तो एजुकेशन आपका कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है। तो जैसे आंध्र प्रदेश ने कहा है कि हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लागू ही नहीं करेंगे, तो कुछ राज्य अपना अलग अलग डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए 2014 तक का टाइम दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का। उसके अलावा एक टारगेट क्या है कि अगले 10 वर्षों में जो एजुकेशन है उस पर टोटल GDP का 6% खर्च करना है। कितना? एजुकेशन सेक्टर पर टोटल GDP का 6% खर्च करना है अगले ही 10 वर्षों में, यानी 2030 तक। अभी कितना खर्च होता है? 4.43% के आसपास खर्च होता है, अगर सेंट्रल और स्टेट दोनों का मिला दें तो आप ये फैक्ट जरूर नोट कर लीजिएगा। हमारा जो पड़ोसी है भूटान, वो भी हमसे ज़्यादा खर्च करता है। कितना? 7.5% अपनी GDP का वो एजुकेशन पे खर्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में जो 10+2 फॉर्मेट है उसकी जगह कौन सा फॉर्मेट अब आएगा नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत? यानी 10+2 फॉर्मेट को कौन सा फॉर्मेट रिप्लेस करेगा? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार 5+3+3+4 ये फॉर्मेट वर्तमान के 10+2 फॉर्मेट को रिप्लेस कर देगा। आपको रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये 5+3+3+4 में पहले 5 है, फिर लास्ट में 4 है, बीच में दोनों 3 है।
इस फॉर्मेट में याद रख लीजिएगा। तो 10 + 2 क्या है, 10 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स। अब इस फॉर्मेट को खत्म कर दिया गया है। अब 5 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स एंड प्लस 4 ईयर्स, इस तरह से एजुकेशन सभी को दी जाएगी। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब पास हुआ था, तो आपको सभी को पता है 2002 के आसपास राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ था। इसके विषय में मैं श्योर नहीं हूँ, आप देख लीजिएगा। 2002 के आसपास राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ था। उसमें कहा गया था कि 6 to 14 ईयर जो बच्चे हैं उन सभी को एजुकेशन प्रोवाइड ही की जाएगी। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 3 to 18 ईयर के चिल्ड्रंस को शामिल कर लिया गया है। यानी अब 3 to 18 ईयर कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड ही करना है। तो आप ये फैक्ट जरूर नोट कर लीजिएगा। ये आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, अगर आप कुछ पढ़ना है इसमें तो देख लीजिए। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि जो 5+3+3+4 फॉर्मेट है इसमें टोटल 12 वर्षों की स्कूल एजुकेशन होगी और जो स्टार्टिंग के 3 ईयर्स हैं वो आंगनवाड़ी के माध्यम से दिए जाएंगे पब्लिक स्कूल्स में। नया क्वेश्चन देखते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ECCE सिस्टम कितने वर्ष तक की स्कूलिंग को बताया गया है, तो स्टार्टिंग के 5 ईयर्स को ECCE सिस्टम के तौर पर बताया गया है। इसको फाउंडेशन लेवल भी बताया गया है। उसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये ECCE का फुल फॉर्म है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, स्टार्टिंग का बच्चा जब स्कूल में एंटर करेगा, बिल्कुल नहीं पता होगा उसको कि क्या होता है कुछ भी, तो ये 5 वर्षों तक उसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन साथ साथ में दी जाएगी। इसमें कक्षा 2 तक, क्लास 2 तक जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। क्लास 1 और 2 ये तो हो ही गया, उसके पहले नर्सरी एंड प्री नर्सरी जो लेवल होता है उसको भी इसमें शामिल किया गया है ECCE सिस्टम में। उसके अलावा ये भी कहा गया है 2025 तक यानी 2025 तक जो फाउंडेशनल लेवल का लिटरेसी है वो यूनिवर्सली यानी हर बच्चे को हम प्रोवाइड कर देंगे जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं। तो ये टारगेट रखा गया है 2025 तक यूनिवर्सल फाउंडेशनल लेवल स्टेज लिटरेसी प्रोवाइड करना, ये है आपका टारगेट। उसके अलावा अब ECCE सिस्टम लागू कर दिया गया है तो ये भी कहा गया है कि आंगनवाड़ी वर्कर जो है इसके लिए कैपेबल नहीं है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि जो क्लास 1 और 2 है ये तो स्कूल में होगा, उससे पहले जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है यानी गवर्नमेंट के संस्थान हैं वहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स को क्लास 1 से पहले बच्चों का ध्यान रखना है ECCE फॉर्मेट में। तो ECCE फॉर्मेट में आंगनवाड़ी वर्कर्स बच्चों का ध्यान रख सकें, इसके लिए उनको ECCE का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे, अगर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने 10+2 पास कर रखा है तो उसको 6 मंथ का ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, फिर उसको ECCE सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, तभी वो जो है ECCE यानी फाउंडेशनल जो लेवल है बच्चों का उसमें बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकती है, अदरवाइज नहीं। उसके अलावा जिन आंगनवाड़ी वर्कर्स ने 10th पास किया होगा उनको 1 वर्ष का प्रोग्राम यानी कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा और फिर उनको ECCE सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग के हो गए आपके ECCE सिस्टम यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये हो गए फर्स्ट 5 ईयर्स। जो उसके बाद 3 ईयर्स स्टार्ट होंगे अगले, उनको कहा जाएगा प्री प्रेटरी लेवल। क्या कहा जाएगा, प्री प्रेटरी लेवल कहा जाएगा। इस दौरान बच्चों को प्रिपेयर किया जाएगा अपकमिंग क्लासेस के लिए और फ्यूचर के लिए। इस दौरान बच्चों की एज क्या रहेगी, 8 to 11 ईयर ये रहेगी बच्चों की एज। और क्लासेस कौन सी कवर करेंगे इस दौरान, 3 to 5 ये क्लासेस कवर की जाएंगी इस दौरान। तो हमने फर्स्ट 5 ईयर पढ़ लिया और +5+3 ईयर ये दोनों पढ़ लिया है। तो फर्स्ट 5 ईयर्स को ECCE सिस्टम यानी फाउंडेशन लेवल कहा जाएगा और उसके बाद जो 3 वर्ष होंगे उनको प्रिपरेटरी लेवल कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस क्लास से बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो क्लास 6 से बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर दी जाएगी। इवन यहाँ तक कि कोडिंग और डिकोडिंग भी बच्चों को क्लास 6 से ही स्टार्ट कर दी जाएगी ताकि उनकी रुचि बन सके उसमें। कहा गया है 2025 तक यानी 2025 तक 50% स्कूल चिल्ड्रेन ऐसे होंगे जिनको वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जा चुकी होगी। यानी कि जो बच्चे स्कूल में क्लास 6 से 8th पढ़ रहे होंगे उस दौरान ऐसे बच्चे 50% होंगे जिनको वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये जो आपका 5+3 ये दो तो हम लोग कवर कर चुके हैं, ये हो गया ECCE और ये हो गया प्रिपरेटरी। उसके बाद जो +3 आता है यानी अगले 3 वर्षों की पढ़ाई क्लास 5 to क्लास 8th, इसको क्या कहेंगे, मीडियम लेवल की पढ़ाई कहेंगे। और इस दौरान बच्चों की एज क्या रहेगी, 12 to 14 और इसी दौरान आपका वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंडरी जो स्टेज होगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत उसमें 2035 तक कितने GER का टारगेट है, यानी क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का जो सेकेंडरी स्टेज होगी यानी 9 to 12 क्लास, इसका 2035 तक कितना टारगेट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार 2035 तक 2035 तक सेकेंडरी एजुकेशन में क्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाकर 100% करना है। कितना, 100%।
और वर्तमान में कितना है 56.5% है। तो जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो अभी 56.5% है सेकेंडरी एजुकेशन में, उसको 2035 तक बढ़ाकर 100% करना है, हम नोट कर सकते हैं। अभी इससे पहले मैंने आपको जो ECCE सिस्टम है उसके तहत मैंने आपको बताया कि 2025 तक 100% एजुकेशन अचीव करनी है, यानी 100% लिटरेसी अचीव करनी है। वहीं सेकेंडरी एजुकेशन में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 100% अचीव करना है 2035 तक। ये ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो या सेकेंडरी एजुकेशन, ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी के जो 5+3+3+4 फॉर्मूला है, सेकेंडरी एजुकेशन इस लास्ट वाले फॉर्मूले का हिस्सा है। तो 2035 तक हमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को सेकेंडरी एजुकेशन में बढ़ाकर 100% करना है। अभी 56.5% है। देखिए, अभी तक हमें 10th क्लास के बाद यानी 11th से सब्जेक्ट चूज करना पड़ता था, अब 9th से ही हम सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उसके अलावा पर ईयर 10 डेज का यानी 10 दिनों का बैग लेस डे बताया जाएगा आपको कि इस दिन बैग नहीं लाना है, बिना बैग के स्कूल आना है। ऐसे ही इसका ये नहीं कि हम क्लब में जा रहे हैं टहलते हुए, वहाँ कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी। साल में 10 दिन बैग लेस डे होगा। उसके अलावा जो आपका 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम होता है ये होगा, और अच्छी बात यह है कि अब ये वर्ष में 2 बार होगा। जैसे किसी के नंबर इस बार बोर्ड एग्जाम में कम रह गए हैं तो नेक्स्ट चांस उसको 6 महीने बाद फिर से मिलेगा कि आप अपने नंबर इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर इन्हीं नंबर के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अच्छी बात है। इससे क्या होगा, जो नॉलेज एप्लीकेशन करने का तरीका है, यानी हम अपनी नॉलेज को कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, ये पता चल जाएगी। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। सेकेंडरी एजुकेशन में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाकर 100% करना है। कब तक? 2035 तक। अभी है 56.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100% स्कूल एजुकेशन 2030 तक अचीव करनी है। इसके लिए NCFSC प्रोग्राम नेशनल लेवल पर किसके द्वारा रन किया जाएगा, इनिशिएट किया जाएगा। तो 2030 तक 100% स्कूल एजुकेशन अचीव करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी, प्री लेवल सब कुछ मिलाकर 100% स्कूल एजुकेशन अचीव करने के लिए 2030 तक NCERT द्वारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन ये प्रोग्राम रन किया जाएगा। 2020-21 में NCERT द्वारा NCFSC प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया जाएगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जिसका टारगेट क्या होगा, 2030 तक सभी बच्चों को 100% बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो आप देखिएगा 2030 तक सभी बच्चों को स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए NCERT द्वारा नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके द्वारा NCFSC प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जाएगा 2020-21 में, 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लाइट बट टाइट गवर्नेंस के लिए, ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा, लाइट बट टाइट गवर्नेंस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए है। और लाइट बट टाइट गवर्नेंस के लिए कौन सी अम्ब्रेला बॉडी स्थापित की जाएगी? देखिए, ये अम्ब्रेला बॉडी पहले से ही स्थापित हो चुकी है। इसका नाम है हेकी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसा कहा गया था UGC को रिप्लेस करेगा। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च नहीं हुई थी, इसलिए अभी तक UGC भी काम कर रहा था हेकी के साथ साथ। UGC का काम ग्रांट देना था, लेकिन हेकी का काम सिर्फ ग्रांट देना नहीं है, बहुत कुछ है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हेकी का गठन ये बताया गया है कि अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन होगा ऑल ओवर इंडिया लेवल पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में गवर्नेंस के लिए, लाइट बट टाइट गवर्नेंस के लिए। 2 तरह के इंस्टीट्यूशन को इससे बाहर रखा गया है, एक तो मेडिकल और दूसरे लॉ रिलेटेड इंस्टीट्यूशन हेकी से बाहर रहेंगे। बात करते हैं हेकी के अंतर्गत, क्योंकि ये अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन है तो इसके अंतर्गत 4 संस्थान बनाए जाएंगे। 4 संस्थान कौन होंगे? NHERC मतलब नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये रेगुलेशन का काम देखेगी। दूसरा होगा आपका GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये पैरामीटर फिक्स करेगी कि एजुकेशन का पैरामीटर और स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। उसके अलावा HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, ये सिर्फ ग्रांट देने का काम करेगी। उसके अलावा NAC, अभी आप लोग जानते हैं NAC एक चौथी बॉडी है, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, ये जो है सर्टिफिकेट प्रदान करती है कौन सी कॉलेज जो है अच्छा बेहतर कर रहा है। आपने NAC सर्टिफिकेट देखा होगा, A क्लास B क्लास, ये NAC का काम होता है, वो अभी भी रहेगी। और ये सारे इंस्टीट्यूशन हेकी के तहत कार्य करेंगे। और हेकी किसको रिप्लेस करेगा? UGC को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब स्थापित हुआ था? 1953 दिसंबर में स्थापित हुआ था, लेकिन एक्ट कब पास हुआ था? 1956 में पास हुआ था। आप देखिएगा हेकी तो स्थापित कर दिया गया। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के विषय में क्या टारगेट है? टारगेट ये है कि अगले 15 वर्षों में, नेक्स्ट 15 ईयर्स यानी 2035 तक जितने भी कॉलेजेस हैं उनको ऑटोनॉमी दे दी जाएगी, यानी ऑटोनॉमस स्टेटस प्रदान कर दी जाएगी। अभी क्या होता है, कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड रहते हैं, अब इनका एफिलिएशन समाप्त कर दिया जाएगा 2035 तक, यानी अगले 15 वर्षों में सभी कॉलेज को ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। उसके अलावा कहा गया है 2040 तक, जो कि NEP को इम्प्लीमेंट करने का टारगेट है, 2040 तक
सभी डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी जरूर होगी या फिर डिस्ट्रिक्ट के पास। तो सभी डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी का टारगेट 2040 रखा गया है। तो आप ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा मैं एक फैक्ट बता दूं, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको अब ग्रांट देगा, लोन देने का भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रोविजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा वो अब कितने वर्षों में कंप्लीट होगा या कवर किया करेगा। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम टोटल 4 ईयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अनाउंस किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर होगा आपके प्रोग्राम का, खास बात क्या है, पहली बात अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की ये है कि आपने इंटर में कोई भी स्ट्रीम या सब्जेक्ट ले रखा हो, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपको जरूरी नहीं कि आप उसके हिसाब से ही लेंगे। अभी क्या होता है, अगर आपने बायोलॉजी ले रखी है तो आपको बीएससी करनी होती है, अगर आपने ये ले रखा है अदरवाइज प्राइवेट तो आप कर ही रहे हैं। कई बार इंजीनियरिंग के लिए भी ये करना पड़ता है, बीटेक के लिए भी करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ों को समाप्त कर दिया गया है। आप सपोज करिए आपको पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है तो आप वो ले लीजिए, या पॉलिटिकल साइंस से थे आप बीएससी करना चाहते हैं तो वो ले लीजिए। तो ये सारे चीज़ें समाप्त कर दी हैं। उसके अलावा एक और चीज़, आपको 4 ईयर्स का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, उसके बाद मास्टर्स है 1 वर्ष का, मास्टर्स की डिग्री 1 वर्ष की। अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपको एमफिल नहीं करना है, मास्टर्स के बाद सीधे आप पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल को समाप्त कर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अब हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की थोड़ी बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट ईयर है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का, अगर आप इसको पास कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्या सर्टिफिकेट? सेकेंड ईयर पास कर लेते हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थर्ड ईयर पास कर लेते हैं तो आपको डिग्री दे दी जाएगी। डिग्री जो अभी आपको मिल रही है वो आपको 3 वर्ष में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 4 ईयर भी कंप्लीट कर देते हैं तो बैचलर विद रिसर्च की डिग्री आपको मिलेगी। क्या? बैचलर विद रिसर्च, यानी आपने रिसर्च भी किया है। और जब आप ये 4 ईयर कर लेते हैं तो आपको एमए जो है 1 वर्ष का पड़ेगा, फिर आप पीएचडी कर सकते हैं। देखिए इस बार के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की खास बात क्या है, 4 ईयर का ये प्रोग्राम है और हर वर्ष आपको एक क्लास कंप्लीट करने पर एकेडमिक क्रेडिट प्रोवाइड किए जाएंगे। एकेडमिक क्रेडिट प्रोवाइड किए जाएंगे जिनको डिजिटली स्टोर किया जाएगा। और ये स्टोर कहाँ किया जाएगा? इस बॉडी का नाम नोट कर लीजिएगा। डिजिटली स्टोर किया जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। किसमें? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन किया गया है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। जो क्रेडिट स्टूडेंट को मिलेगा पर ईयर क्वालिफिकेशन के तौर पे, उसको यहीं पे जमा किया जाएगा। और सपोज करिए आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को बीच में छोड़ देते हैं, कहीं और आपका ट्रांसफर हो जाता है, कहीं और चले जाते हैं मुंबई टू केरला, आप अपना क्रेडिट दिखाकर वहीं से एजुकेशन को रिस्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहा जाएगा आपको फिर से स्टार्ट करो, आप 3 साल तक फिर से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करो, नहीं। आपका जो क्रेडिट स्कोर होगा आप वहीं से अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्रेडिट स्कोर को डिजिटली स्टोर किया जाएगा और इसके लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की गई है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। तो आप इतना जरूर याद रखिएगा। गवर्नमेंट का टारगेट है, अभी मैंने सेकेंडरी लेवल तक बताया आपको, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का टारगेट है 100%। कब तक? 2035 तक। अब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए इनरोलमेंट टारगेट अलग है इनका। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए GER ग्रॉस इनरोलमेंट टारगेट, ये देखिए 2035 तक कितना है? 50% है। अभी कितना चल रहा है ये? 26.3%। ये ग्रॉस इनरोलमेंट, मैं इतनी देर से बोल तो रहा हूँ लेकिन मैंने एक बार भी आपको बताया नहीं है क्या। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ये होता है कि सपोज करिए 10 के बाद 100 स्टूडेंट ने पास किया, 100 स्टूडेंट्स ने, उसमें से 50 जो है आपके इंटर करते हैं, तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इंटर के लिए क्या हो गया? 50%। उसी तरह सपोज करिए 100 स्टूडेंट आपके इंटर पास कर रहे हैं, यानी 10+2 पास कर रहे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी डिग्री के लिए मात्र 56 स्टूडेंट ही अप्लाई कर रहे हैं, तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो आपका कितना हो गया? 56%। अभी हालत यह है कि 10+2 के बाद सिर्फ 26.3% स्टूडेंट ही डिग्री कर रहे हैं या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में पार्ट ले रहे हैं। तो इसको बढ़ाकर 2035 तक 50% करना है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसर्च को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बढ़ावा देने के लिए कौन सी बॉडी सेटअप की गई है? तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए आप याद रखिएगा अमेरिका की तर्ज पे एक बॉडी स्थापित की गई है, उसका नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अपडेटेड रिसर्च क्या होती है या रिसर्च के लिए कितनी फंडिंग, इन सब पे रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट को, साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़ को और इंस्टीट्यूशन को। अभी इंडिया में क्या हो रहा है? वही रिसर्च चलती आ रही, नहीं आपको यही प्रैक्टिकल करना है जो 10 साल पहले डिक्लेयर हुआ था। आज उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, आज उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो इसीलिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया गया है। रिसर्च को ये अपडेट करता रहेगा। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं अमेरिका की तर्ज पे, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया गया है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। उसके अलावा एक बात ये भी कहा गया है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं
नेशनल लेवल की, उसमें इंट्रेंस के लिए वर्ष में 2 बार CEE कॉमन इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। किसके द्वारा? NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके द्वारा वर्ष में 2 बार कॉमन इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए। लेकिन मेडिकल और लीगल यानी लॉ वाली यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ भी छोड़ दीजिए। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन रिसर्च को प्रमोट करने के लिए स्थापित किया जाएगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। और ये है लास्ट क्वेश्चन आज का, कि जो संस्कृत है और इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको प्रमोट करने के लिए कौन सी बॉडी सेटअप की जाएगी? तो आप नोट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। IITI इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इस बॉडी को स्थापित किया जाएगा संस्कृत और इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में IITI का भी प्रोविजन है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें 3 लैंग्वेज सिस्टम का फॉर्मूला जो है रखा गया है। पहले ये कंपलसरी था, लेकिन अब इसको कंपलसरी नहीं रखा गया है, राज्यों को हिसाब से जो उनका चाहे मन, लेकिन एक फॉरेन लैंग्वेज उनको यूज़ करनी पड़ेगी, ऐसा कहा गया है। देखिए, ये जो IITI स्थापित किया जाएगा संस्कृत और इंडियन लैंग्वेज के लिए, उसके अलावा ये भी कहा गया है विदेशी भाषा, आप अगर एक भाषा की ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें चाइना को पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया गया है, आप याद रखिएगा। इंग्लिश की पढ़ा दीजिए, आप फ्रेंच पढ़ा दीजिए बच्चे को, जर्मन हम लोग जर्मन पढ़ते हैं, मतलब जर्मन भी पढ़ते थे हम लोग कई बार, जो केंद्रीय विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उनको पता होगा, जर्मन भी पढ़ते थे वो लोग, तो ये सब पढ़ा दीजिए। लेकिन चाइनीज़ भाषा यानी मैंड्रीन आपको नहीं पढ़ानी है, तो आप ये बातें याद रखिएगा। देखिए, और ये एक बात मैं भूल गया आपको बताना, क्लास 5th तक आपको मदर टंग में या जो लोकल लैंग्वेज होगी उसी में एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। कौन सी क्लास तक? क्लास 5th तक मदर टंग में और लोकल लैंग्वेज में ही एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कहा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। और अगर हो सके तो क्लास 8th तक आप मदर टंग या लोकल लैंग्वेज में आप एजुकेशन प्रोवाइड करिए। लेकिन ये भी मैंडेटरी नहीं है, कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, स्टेट अपने हिसाब से कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।